हजारों साल पुरानी बात है। एक शहर था बसंतपुर, जहां चंद्रसेन नाम का बड़ा शानदार राजा हुकूमत करता था। ये राजा अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था, सबके साथ इंसाफ करता था और प्रजा का पालन पोषण करने वाला सच्चा राजा था। चंद्रसेन ने 2 शादियां की थी, तो महल में उसकी 2 रानियां रहती थी। मगर अफसोस, दोनों में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ। हालांकि शादी को 12 साल बीत चुके थे। एक दिन राजा ने अपनी दोनों रानियों से मशवरा किया, देखो, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हमारे कोई औलाद नहीं हुई। अब आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। रानियों को बात समझ आ गई कि राजा तीसरी शादी करना चाहता है। उन्होंने कहा, राजन, आप तीसरी शादी कर लीजिए। हमें शर्मिंदगी है कि हम आपको एक राजकुमार भी नहीं दे पाए। रानियों की रजामंदी मिलते ही कुछ दिनों बाद राजा ने तीसरी शादी कर ली और नई रानी के साथ मस्ती में दिन गुजारने लगा। 1 साल बीत गया, पर तीसरी रानी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अब राजा को टेंशन होने लगी। उसे लगा कि शायद गलती रानियों की नहीं, बल्कि मेरी ही है। कहीं मेरे अंदर ही बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं बेकार में शौक के लिए रानियां जमा करता जा रहा हूं और उनकी जिंदगी खराब कर रहा हूं। अगर बच्चा होना होता तो एक रानी से ही हो जाता। ढेर सारी रानियां लाने से क्या फायदा। फिर राजा ने सोचा कि किसी साधु संत की मदद लेनी चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहां तक कि हमारे पुरखे भी संतों का सहारा लेते थे। उसकी मां ने बताया था कि खुद चंद्रसेन का जन्म भी एक संत के आशीर्वाद से हुआ था। राजा ने मन में ठाना, ये मेरी गलती नहीं, बल्कि हम राजाओं का खानदानी दोष है, जो अपनी गलतियों की वजह से औलाद नहीं पैदा कर पाते। बहुत सोच विचार के बाद राजा जंगल की ओर चल पड़ा। चंद्रसेन को पता था कि उसके राज्य के जंगल में एक सिद्ध महात्मा तपस्या करते हैं, पर मुश्किल ये थी कि वो महात्मा सबसे मिलते जुलते नहीं थे। वो हमेशा तपस्या में डूबे रहते थे। कभी कभार 2-4 महीने में एक बार कुछ घंटों के लिए समाधि से बाहर आते, फिर अचानक दोबारा समाधि में चले जाते। समाधि टूटने के बाद भी ये जरूरी नहीं था कि वो किसी से मिले ही। ऐसा तपस्वी दूसरा कोई नहीं था। वो दुनिया से बहुत दूर रहते थे। कोई बड़ा भाग्यशाली ही उनका दीदार कर पाता था। फिर भी राजा होने के नाते चंद्रसेन को उम्मीद थी कि महात्मा उस पर ध्यान देंगे। आमतौर पर महात्मा लोग राजाओं को बुलाने पर महल तक आ जाते थे, पर ये महात्मा समाधि से निकलते ही नहीं थे, तो महल आने का सवाल ही नहीं उठता। राजा बड़ी उम्मीद लेकर महात्मा के पास पहुंचा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 3-4 घंटे बाद ही महात्मा की समाधि टूट गई। आंख खोलते ही महात्मा ने सामने राजा चंद्रसेन को देखा और पूछा, महाराज, आप यहां कैसे और किस मकसद से आए? राजा ने अपनी परेशानी बताई। महात्मा, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैंने 3 शादियां कर ली, फिर भी औलाद नहीं हुई। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मेरे महल में खुशियों की बरसात हो। महात्मा बोले, राजन, तेरे भाग्य में बेटे का सुख नहीं लिखा है, मगर तुम एक राजा हो। पूरे राज्य का बोझ तब वही कंधों पर है। तुम्हें एक राजकुमार की सख्त जरूरत है। तुम अकेले ऐसे राजा नहीं हो। अक्सर राजाओं को बेटे की दिक्कत होती है। कभी भाग्य जिम्मेदार होता है, कभी खुद की गलतियां। शराब पीकर वेश्याओं के पास लौटने वाले राजाओं को बेटा कहां से मिलेगा? राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, एक ही बीवी रखनी चाहिए। अगर राजकुमार चाहिए तो एक रानी के साथ रहो। खैर, छोड़ो ये बातें। प्रजा के लिए मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहते ही महात्मा को फिर समाधि लगने लगी। जाते जाते बोले, हमारे पास एक तोता है, इसे ले जाओ। ये तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये ही तुम्हें बेटा दिलवाएगा। महात्मा समाधि में चले गए। राजा चंद्रसेन उस तोते को लेकर महल लौट आया।
ये तोता कोई आम तोता नहीं था। महात्मा के साथ रहकर वो बहुत ज्ञानी हो गया था। कुछ ही दिनों में राजा को समझ आ गया कि ये तोता साधारण नहीं बल्कि परम बुद्धिमान है। इसके सामने कोई विद्वान टिक नहीं सकता। तो राजा ने तोते से सलाह लेकर राजकाज चलाना शुरू कर दिया। दरबार में लोग अजीब अजीब समस्याएं लेकर आते, जिन्हें सुनकर राजा का दिमाग चकरा जाता। मगर तोते के आने से सारी मुश्किलें हल हो गईं। चोर उचक्कों को सजा देने से पहले राजा तोते से राय लेता, फिर फैसला सुनाता। तोते के साथ 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, पर बेटे के बारे में न राजा ने कभी पूछा, न तोते ने खुद कुछ बताया। एक दिन बड़ी रानी ने टोका, आप तोते को राजकुमार के लिए लाई थे, उससे कोई रास्ता पूछिए। तब राजा को याद आया, अरे मैं तो ये बात भूल ही गया था। राजा ने तोते से कहा, मैं तुम्हें खास मकसद से लाया था। मेरे कोई राजकुमार नहीं है, हालांकि महल में 3 रानियां हैं। तोते ने उल्टा सीधा जवाब दिया, शादी करते जाओ, रुकना कब है, मैं बताऊंगा। राजा बोला, तोता तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मेरे महल में पहले से 3 रानियां हैं। तोता बोला, राजन झूठ मत बोलो, तुम्हारी 3 दासियां भी रानी ही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए भली वो दासियां हो, पर तुम्हारा उनसे रिश्ता है। रिश्ते से ही कोई औरत किसी की बीवी बनती है। फेरे लेना, जयमाला डालना, शादी का तमाशा करना, ये सब दिखावे के लिए है। अगर ये सब करने के बाद भी रिश्ता ना हो तो वो बीवी नहीं, बस पति पत्नी का भ्रम है। मगर राजन, तुम्हारा अपनी दासियों से, रानियों से भी गहरा नाता रहा है। तुमने उन्हें रानी बनाने का वादा भी किया था, पर ध्यान नहीं दिया। तुम चाहो या न मानो, तुम्हारी कुल रानियों की गिनती 6 है। अब बस एक शादी और करनी है, क्योंकि 7वीं रानी के पेट से ही तुम्हारा राजकुमार पैदा होगा। राजा को बात समझ आ गई। तोता उसकी अंदर की बातें भी जानता था। महात्मा ने कहा था कि तोता ही रास्ता दिखाएगा। तो राजा ने तोते की बात मानकर अपनी 3 पसंदीदा दासियों को रानी बना लिया। बाकी 3 रानियां कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास बेटा पैदा करने की ताकत ही नहीं थी। राजा को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 6 रानियों से तो औलाद होने से रही। फिर राजा ने 7वीं शादी पड़ोस की राजकुमारी से कर ली। मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1 साल बाद राजा को पहली रानी से ही बेटा हो गया। राजा ने तोते से पूछा, ये क्या माजरा है? तोते ने कहा, महाराज, 7वीं रानी से ही तुम्हें औलाद हुई है। मैंने कोई गलत सलाह नहीं दी। 6 रानियां बिना औलाद की थी। ये हिसाब भगवान का है, वो किसी को भी 7वीं बना सकता था। वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किस रानी से बेटा हुआ? तुम्हें राजकुमार चाहिए था, वो मिल गया। राजा ने अपनी सारी रानियों को खुश करने के लिए कहा, कोई भी रानी अपने को कम न समझे। इस राजकुमार में सबका हिस्सा है, ये हम सबका बेटा है। सारी रानियों ने भी राजकुमार को अपना ही मानकर प्यार दिया। राजकुमार बहुत सुंदर था। सबने बराबर भाव से उसका पालन पोषण किया। वक्त बीता, राजकुमार बड़ा हो गया। राजा ने उसका नाम आदित्य रखा। आदित्य के बड़े होने पर राजा चंद्रसेन ने उसके लिए एक खूबसूरत राजकुमारी की तलाश शुरू कर दी। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी कोई आदित्य के लायक नहीं मिली। राजा ने तोते से पूछा, इतना कुछ हो रहा है, आदित्य के लिए राजकुमारी ढूंढी जा रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम तो ज्ञानी हो, कुछ बोलो। तोता बोला, मैंने कब कहा कि मुझे 12 साल आगे पीछे की बात पता है? मुझे बस कुछ दिन आगे का पता है और पीछे की बात तो सबको पता होती है। राजा बोला, देखो, ढेर सारे दरबारी पंडित राजकुमारी की खोज में लगे हैं, पर कामयाबी नहीं मिल रही। अगर तुम ढूंढो तो शायद जल्दी मिल जाए। तोता बोला, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा काम है। मैं भी राजकुमारी की तलाश में लग जाता हूं। तोता दरबार से निकल गया। कई दिनों तक घूमने के बाद बसंतपुर लौटा।
और राजा से बोला, आदित्य जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर एक राजकुमारी है। वो कलिंग देश के राजा सुबोधन की बेटी चंद्रकला है, मगर उससे शादी मुमकिन नहीं दिखती। आप तो जानते हैं कलिंग से आपकी पुरानी दुश्मनी है। सुबोधन आपका कट्टर दुश्मन है और आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर भी। मैं तो कहता हूं किसी साधारण राजकुमारी से ही आदित्य की शादी कर दो। आप खुद समझदार हो, अपने दिमाग से काम लो। किसी की सुंदरता पर मत जाओ। हर औरत भगवान की बनाई हुई बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। सुंदर और साधारण का चक्कर छोड़ो, हर औरत एक से बढ़कर एक होती है। किसी से भी शादी करा दो। राजा बोला, तुम्हारी बात सही है, मैंने खुद देखा है। मेरी रानियों में 4 राजकुमारियां हैं, 3 साधारण दासियां। सब में कोई फर्क नहीं, सब एक जैसी हैं, शरीर रूप रंग सब बराबर। मगर मेरे समझने से क्या होगा? हम राजा हैं तो पहली रानी राजकुमारी ही चाहिए। बाद में आदित्य किसी से भी शादी कर ले। तुम मेरे हितैषी हो, कोई जुगत लगाओ कि आदित्य की शादी चंद्रकला से हो जाए। तोता बोला, महाराज फिर से सोच लो। सुबोधन आपका दुश्मन है, वो कभी भी आपसे बैर ठान सकता है। शादी की बात मानने के बाद भी दुश्मनी रख सकता है। राजा ने तोते की एक न सुनी और उसे चंद्रकला से शादी की बात पक्की करने भेज दिया। तोता समझ गया कि राजा नहीं मानेगा। उसने आदित्य की तस्वीर ली और उड़ता हुआ कलिंग पहुंच गया। चंद्रकला के कमरे में घुसा। राजकुमारी ने देखा कि एक प्यारा तोता आया है तो उसे पकड़ने आगे बढ़ी। तभी तोता इंसानों की तरह बोल पड़ा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, बसंतपुर से आया हूं और राजकुमार आदित्य का संदेश लाया हूं। तोते ने तस्वीर दी। चंद्रकला हैरान हो गई कि तोता भी बोल सकता है। तस्वीर देखते ही वो आदित्य पर मोहित हो गई। तोता बोला, ये हमारे राजकुमार आदित्य की तस्वीर है। ऐसा सुंदर, सुशील और सच्चा राजकुमार दुनिया में दूसरा नहीं। वो खास तुम्हारे लिए बना है। तुम भी सबसे सुंदर राजकुमारियों में एक हो। भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बड़े प्यार से बनाई है, मगर फिर भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। चंद्रकला बोली, क्यों, क्या दिक्कत है? तोता बोला, वही पुरानी दुश्मनी जो राजाओं में चलती रहती है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। न तुम्हारे पिता को इसका कारण पता है, न आदित्य के पिता को। बस पुरखों की नासमझी की बात है। लड़कर बेकार में मर जाएंगे, पर अपने बच्चों को सुखी नहीं देख सकते। चंद्रकला बोली, ये क्या बात हुई? गलती बाप दादा की और सजा हमें। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। बाप दादा की दुश्मनी को खत्म भी तो किया जा सकता है। मैं खुद इसे खत्म करने की कोशिश करूंगी। तुम आदित्य को राजी करो, मैं उससे शादी को तैयार हो। वो जहां जब बुलाएगा मैं आ जाऊंगी, फिर हम उसके दरबार में शादी कर लेंगे। तोता बोला, ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर संदेश लेकर आता हूं। तोता चला गया, मगर चंद्रकला के अंगरक्षक ने सब देख लिया। वो मन ही मन चंद्रकला से प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी तरह उससे शादी कर ले, मगर एक सैनिक के लिए यह आसान नहीं था। उसने सोच लिया, ये साला तोता ही मेरे रास्ते का कांटा है। उसे तोते का कमरे में आना और चंद्रकला से बात करना पसंद नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह तोता कब से आ रहा है। पहले तो कभी नहीं देखा। अब वो चंद्रकला के कमरे की पूरी निगरानी करने लगा। उसने झांक कर देखा तो चंद्रकला एक तस्वीर को सीने से लगाई थी, कभी चूम रही थी, कभी निहार रही थी। अंगरक्षक समझ गया कि चंद्रकला किसी राजकुमार से प्यार कर रही है और ये सब तोते की करामात है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। महल में चंद्रकला को हाथ भी नहीं लगा सकता, वरना फांसी पर लटक जाएगा। जंगल में जबरदस्ती कर सकता था, पर चंद्रकला कभी शिकार पर जाती ही नहीं। वो सोचने लगा, अगर चंद्रकला किसी और की हो गई तो मेरा सपना चौपट हो जाएगा। इस तोते को ही मार डालते हैं। ये अगर चंद्रकला के लिए काम कर रहा है तो 1-2 दिन में फिर आएगा। उधर तोता राजा चंद्रसेन के पास गया और बोला,
महाराज, मैं चंद्रकला से मिलकर आया हूं। वो आदित्य को दिल से चाहती है और हर हाल में उससे शादी करना चाहती है, मगर दिक्कत यह है कि सुबोधन के दरबार में आपका नाम लेना गुनाह है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल में आपके लिए कितना गुस्सा भरा है। जहां आपका नाम लेना मना है, वहां की राजकुमारी को शादी करके लाना सपना ही रह जाएगा। राजा बोला, अगर चंद्रकला शादी को तैयार है तो इसमें परेशानी क्या है? तोता बोला, सुबोधन की मर्जी के बिना आप बारात कैसे ले जाएंगे? और अगर ले भी गए तो क्या गारंटी कि वो आपको और आदित्य को कैदी न बना ले? आप वहां जाने का ख्याल ही छोड़ दीजिए। राजा बोला, तोता, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। तोता बोला, मैं एक बार बड़ी मुश्किल से चंद्रकला के कमरे में गया और सही सलामत लौट आया, मगर अब दोबारा जाने की कोई गारंटी नहीं कि बचकर आ पाऊंगा। बेहतर है आप इस शादी का इरादा छोड़ दें। राजा बोला, क्या बकवास कर रहे हो? चंद्रकला आदित्य से प्यार करती है तो उसे वहां से निकालने का कोई तरीका ढूंढो। वो महल से बाहर निकलकर कहीं और आए और आदित्य उसे लेकर यहां भाग आए। एक बार चंद्रकला यहां आ गई तो सुबोधन की फौज को भी देख लेंगे। तोता बोला, राजन, आप मेरी बात नहीं समझते। आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। किसी को तो चंद्रकला तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि वो महल से निकले और आदित्य से मिले, तभी वो यहां तक आ पाएगा। राजा बोला, जैसे तुम पहले गए थे वैसे ही फिर जाओ। उसे बता दो कि वो आदित्य से तय जगह पर मिले। तोता बोला, मैं जा तो सकता हूं, पर लौटने की कोई गारंटी नहीं। चंद्रकला के कमरे की चौकसी इतनी सख्त है कि एक चूहा भी बाहर नहीं निकल सकता। राजा बोला, जब तुम कह रहे हो कि कमरे तक पहुंच जाओगे तो बाहर निकलने की फिक्र क्यों करते हो? निकालने के लिए चंद्रकला से मदद ले लेना। तोता बोला, राजन, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां कोई मदद नहीं कर सकता। चंद्रकला मेरी मदद नहीं कर सकती। अगर उसने कोशिश की तो वो खुद आदित्य से नहीं मिल पाएगी। किसी को जरा भी शक हुआ तो चंद्रकला भी कैद हो सकती है। मेरी मानो, इस शादी का ख्याल छोड़ दो। राजा बोला, फिर वही रट लगाए हो। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, मैं राजा हूं। जाओ, आदित्य का प्रेम पत्र लेकर चंद्रकला तक पहुंचो। पत्र अपनी मर्जी से लिखवा लेना, जिसमें आदित्य की भलाई हो। तोता समझ गया कि राजा स्वार्थ में डूब गया है। उसे अब आदित्य की खुशी के आगे कुछ नहीं दिख रहा। तोते ने वफादारी निभाई और कलिंग के लिए उड़ चला। चंद्रकला के कमरे में पहुंचा और उसे पत्र दिया। चंद्रकला बहुत खुश हुई पर थोड़ा परेशान भी। उसने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। इस वक्त मेरे कमरे की चौकसी बहुत सख्त है। अगर कोई तुम्हें पकड़ लेगा तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। तोता बोला, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो तुम मेरी मदद मत करना। ऐसा किया तो तुम खुद फंस जाओगी। दोनों कमरे में बात कर रहे थे। बाहर चंद्रकला का अंगरक्षक उसकी हर हरकत पर नजर रखे था। चंद्रकला को नहीं पता था कि अंगरक्षक उसका पीछा कर रहा है। वो कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी तो उसे अंगरक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंगरक्षक उसे अपना बनाना चाहता था। वो मौके की तलाश में था कि चंद्रकला जंगल में शिकार को जाए तो वो अपनी मुराद पूरी कर ले। उसे फांसी की भी परवाह नहीं थी। मूर्ख को नहीं पता था कि मेंढक चाहे जितना उछले, कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। उसने देखा कि एक हफ्ते में ही तोता फिर आ गया। वो चंद्रकला के पास था। अंगरक्षक ने तलवार उठाई और तोते को मारने की ठान ली। तोता चंद्रकला से विदा लेकर खिड़की से बाहर निकला ही था कि अंगरक्षक ने तलवार से हमला कर दिया। तोता चंद्रकला के सामने तड़प कर मर गया। चंद्रकला गुस्से से भर गई। उसने सोचा, अब ही इस दुष्ट का काम तमाम कर दो। मगर उसे तोते की बात याद आई कि मुसीबत में भी चुप रहना। वो खून का घूंट पीकर रह गई, पर उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। उसे समझ आ गया कि अंगरक्षक उस पर बुरी नजर रखता है। अच्छा हुआ कि वो इसके साथ कभी बाहर नहीं गई।
वो इतनी दुखी हुई कि रात का खाना भी नहीं खाया और कमरे में सो गई। अंगरक्षक अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो बार बार खिड़की से सोई हुई चंद्रकला को झांक रहा था। चंद्रकला सोई नहीं थी, जागकर करवट बदल रही थी। अंगरक्षक को लगा कि चंद्रकला को किसी मर्द की कमी खल रही है। वो सोचा, मैं चुपके से इसके बिस्तर पर लेट जाता हूं और इसे बाहों में ले लूंगा। इसमें इतनी ताकत नहीं कि मुझसे छूट पाए। सुबह शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहेगी। मेरा काम बन जाएगा। हर 2-3 दिन में यह तरकीब आजमाऊंगा। वो कमरे में घुस गया। उसे नहीं पता था कि चंद्रकला भी घात लगाए बैठी थी। बिस्तर के पास पहुंचते ही चंद्रकला ने पूरी ताकत से तलवार से वार किया। अंगरक्षक की गर्दन दूर जा गिरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चंद्रकला नंगी तलवार लेकर सो रही होगी। अंगरक्षक मारा गया। चंद्रकला ने बदला ले लिया। वो कमरे में नहीं रुकी, महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। उस वक्त किसी को खबर नहीं हुई, क्योंकि आधी रात को सिवाय 1-2 सैनिकों के सब सो रहे थे। चंद्रकला के कमरे का पहरेदार वही अंगरक्षक था जिसे वो ठिकाने लगा चुकी थी। 2-3 घंटे बाद चंद्रकला की गायब होने और अंगरक्षक की हत्या की खबर राजा सुबोधन को मिली। उसने ढेर सारे सैनिकों को चंद्रकला की तलाश में लगा दिया। राजा समझ नहीं पा रहा था कि सैनिक मारा कैसे गया और चंद्रकला गायब कैसे हो गई। साफ था कि चंद्रकला की मर्जी के बिना कोई उसके कमरे तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई जबरदस्ती करता तो चंद्रकला लड़ती, शोर मचाती, मगर कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर है, या तो चंद्रकला ने सैनिक को मारा या उसकी मदद से मारा गया। राजा को पता था कि एक तोता चंद्रकला के कमरे में आया था और फिर मारा गया था, मगर तोते की मौत इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी ये उसने सोचा भी नहीं था। उसने सेनापति को चंद्रकला का पता लगाने का हुक्म दिया। उधर चंद्रकला रात में ही भागकर उस जगह पहुंच गई जहां आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, हम आपसे मिल तो गए, मगर आपको बड़ा नुकसान हुआ। आपका प्यारा तोता मारा जा चुका है। मैंने भी उसके कातिल को मार डाला। अब पक्का है कि हजारों सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें बिना वक्त गंवाए बसंतपुर के लिए निकलना चाहिए। चंद्रकला ने सलाह दी, हम सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे। सीधे रास्ते पर कलिंग के सैनिक हमें पकड़ सकते हैं। दोनों अनजान रास्तों से छुपते छुपाते बसंतपुर की ओर बढ़े। उन्हें डर था कि सुबोधन ने सैनिकों को आदित्य को पकड़ने के लिए भेज दिया होगा। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए उन्हें बड़ी मुश्किलें हुई। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि जंगल में रात हो गई। आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखी जिसमें दीपक जल रहा था। आदित्य को उम्मीद जगी कि जंगल में कोई रहता है जिससे रात के लिए पनाह मांग सकते हैं। दोनों झोपड़ी के पास गए। वहां एक बहुत सुंदर लड़की और एक बूढ़ी औरत रहती थी। चंद्रकला को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, कोई और ठिकाना ढूंढते हैं। आदित्य बोला, अब जंगल में दूसरी जगह नहीं मिलेगी, इनसे पनाह मांगते हैं। चंद्रकला बोली, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर ठीक लगे या न लगे, रात जंगल में ही काटनी थी। दोनों ने बूढ़ी औरत से रात भर की पनाह मांगी। बूढ़ी औरत से पहले लड़की बोल पड़ी, हाँ, आपको जरूर पनाह मिलेगी। जंगल में कोई मेहमान आए और हम उसे ठहरने का इंतजाम न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी आपके ठहरने, खाने पीने और सोने का बंदोबस्त करते हैं। दरअसल वो माँ बेटी जादूगरनिया थी। लड़की को आदित्य बहुत पसंद आ गया। वो उसे किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी। वो एक बदचलन लड़की थी जो जिसे पसंद करती उसके साथ रात बिता लेती। अब उसे आदित्य भा गया था तो वो उसके साथ सोना चाहती थी। आदित्य और चंद्रकला दिन भर की थकान से चूर थे। लड़की ने उन्हें सोने के लिए एक कमरा और एक चारपाई दी। दोनों थकान की वजह से चारपाई पर लेटते ही सो गए।
उधर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आदित्य बहुत पसंद है। आज मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत भी कोई संत नहीं थी। उसकी जिंदगी गलत रास्तों पर बीती थी। उसे अपनी बेटी के पिता का भी पता नहीं था। उसने तुरंत बेटी का साथ दिया। लड़की ने पहले आदित्य को खरगोश बना दिया और अपने कमरे में ले गई। फिर उसे वापस इंसान बनाया। आदित्य ने विरोध किया, ये क्या कर रही हो? मैं शादीशुदा हूं। किसी और औरत के साथ रहना मेरे लिए गुनाह है। लड़की बोली, जो कहती हो वही करो। ज्यादा बोले तो तोता बनाकर जिंदगी भर झुला दूंगी। चंद्रकला को देखने के लिए तरस जाओगे। अगर आज रात मेरी बात मानी तो कल तुम्हें आजाद कर दूंगी। आदित्य के पास कोई चारा नहीं था। उसने लड़की की बात मान ली और रात उसके साथ बिता दी। मगर लड़की अपने वादे पर नहीं टिकी। उसने तुरंत आदित्य को फिर खरगोश बना दिया। आदित्य गिड़गिड़ाता रहा, तुमने कहा था कि मुझे आजाद करोगी। जादूगरनी हंसते हुए बोली, अब तुम जिंदगी भर आजाद नहीं हो पाओगे। सुबह चंद्रकला उठी तो आदित्य उसके पास नहीं था। उसने मां बेटी से पूछा, आदित्य कहाँ गए? दोनों ने साफ जवाब दिया, तू गोद में लेकर सोई थी और हमसे पूछ रही है। अब तू ही जान कि वो कहाँ है। और हां, हम तुझे अब पनाह नहीं दे सकते। जितनी जल्दी हो निकल ले। चंद्रकला बोली, जब तक आदित्य नहीं आते मुझे रुकना पड़ेगा। बूढ़ी औरत बोली, अरे, जो सोते में छोड़कर भाग गए वो वापस नहीं आएंगे। अपने नगर लौट जा। आदित्य तुझे छोड़कर चला गया। चंद्रकला को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर उनके पास आदित्य था भी नहीं। उसे मानना पड़ा कि आदित्य कहीं चला गया। अब वो क्या करती? वो जंगल में आदित्य को ढूंढने निकल पड़ी। औरत के रूप में खतरा ज्यादा था, तो उसने अपने थैले से आदित्य के कपड़े निकाले, पहन लिए। कमर में तलवार पहले से बंधी थी। वो एक सजीला राजकुमार लग रही थी। वो जंगल में बहुत दूर तक आदित्य को ढूंढती चली गई। उधर पंथनगर के राजा विशाल सुबह शिकार के लिए निकले थे। वो एक हिरण की तलाश में थे। हिरण उनकी आंखों के सामने से गुजरा, मगर झाड़ियों में छुप गया। राजा उसे ढूंढ रहे थे। हिरण नहीं मिला। उल्टे एक शेर ने हमला कर दिया। राजा की तलवार दूर जा गिरी। शेर उन्हें अपने जबड़े में लेने वाला था कि चंद्रकला ने देख लिया। उसने दौड़कर शेर को मार डाला। राजा बाल बाल बचे। राजा ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बेटा, मैं तेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? राजा ने सोचा, मेरा कोई वारिस नहीं है। इस होनहार लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उसने कहा, बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं। अगर तू मेरा आग्रह माने तो आज से तुझे अपना उत्तराधिकारी बना दूं। राजा को नहीं पता था कि ये राजकुमार नहीं, राजकुमारी है। चंद्रकला ने सोचा, अच्छा हुआ, राजा मुझे लड़का समझ रहा है। इसके साथ जाऊंगी तो सुरक्षित रहूंगी और आदित्य को ढूंढ भी सकूंगी। मुझे उससे मिलकर पूछना है कि मुझे सोते में छोड़कर क्यों चला गया, या कोई मुसीबत में फंस गया। वो दोनों जंगली औरतें कुछ ठीक नहीं लगी। चंद्रकला ने राजा का प्रस्ताव मान लिया और उसके साथ महल चली गई। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रकला राजकुमार बनकर पंथनगर में रहने लगी, मगर उसका मन आदित्य के लिए बेचैन था। उसे लग रहा था कि आदित्य किसी मुसीबत में है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। दिन में जंगल का चक्कर जरूर लगाती। उसका शक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी पर था। वो शिकार के बहाने उस जगह जाती, पर कोई सुराग नहीं मिलता। उधर राजा विशाल के एक गुरु थे जो जंगल में तपस्या करते थे। वो साल में एक बार दरबार में आते। इस बार राजा को अपने दोस्त सुबोधन के पास कलिंग जाना था। उसने चंद्रकला से कहा, हमारे गुरुदेव कभी भी दरबार में आ सकते हैं। उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना। राजा कलिंग चला गया। अगले ही दिन गुरुदेव दरबार में आए। राजा नहीं था तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। चंद्रकला बोली, गुरुदेव,
आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको राजा के कमरे में ठहराती हूँ। ये राजा का हुक्म भी है। चंद्रकला ने गुरुदेव को राजा के खास कमरे में ठहराया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके पैर दबा दूं? गुरुदेव ने आंखें बंद की और बोले, जो दिख रहे हो वो नहीं हो। मेरे पैर मत छूना, मुझे स्त्री स्पर्श का दोष लगेगा। चंद्रकला बोली, महात्मा, जब आप जानते हैं कि मैं औरत हूं, तो ये भी जानते होंगे कि मैं सुबोधन की बेटी हूं। अपने पसंद के राजकुमार के साथ भागी थी, मगर वो मुझे सोते में छोड़कर चला गया। बताइए, मेरा आदित्य कहाँ है? मुझे छोड़कर क्यों गया? वो जिंदा है या नहीं? गुरुदेव ने आंखें बंद की, फिर बोले, चंद्रकला, आदित्य ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो खुद धोखे का शिकार हुआ। बूढ़ी औरत और उसकी बेटी ने उसे खरगोश बनाकर कैद कर लिया। वो दोनों जादूगरनियां है। चंद्रकला बोली, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। गुरुदेव बोले, बेटी, बूढ़ी के घर के पीछे एक हांडी तार के पेड़ पर टंगी है। उसमें उनकी सारी जादूगरी बंद है। उसे तीर से फोड़ दो तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आदित्य अपने असली रूप में आ जाएगा। चंद्रकला बोली, गुरुदेव, आप यहां आराम करो, मैं अभी जंगल जाती हूं। आशीर्वाद दीजिए कि मैं कामयाब होकर लौटूं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा मन साफ है, तुम जरूर सफल होगी। तुम्हारा और आदित्य का रिश्ता विधाता ने बनाया है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। चंद्रकला जंगल के लिए निकल पड़ी। उस जगह पहुंची, मगर सही मौका नहीं था। उसे पता चला कि जादूगरनी लड़की आदित्य का शोषण कर रही है। आधी रात को वो उसे खरगोश से इंसान बनाकर सोती होगी। वही सही वक्त होगा। चंद्रकला घर के पीछे इंतजार करती रही। आधी रात को उसने आदित्य और लड़की की बहस सुनी। आदित्य बोला, मैं अब तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तुम धोखेबाज हो। लड़की बोली, मुझे जो कहो, मगर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ज्यादा नखरे दिखाए तो चंद्रकला को चूहिया बना दूंगी। चंद्रकला ने तुरंत हांडी पर तीर मारा। हांडी फूटी तो दोनों की शक्ति चली गई। लड़की चिल्लाई, मां, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी ताकत खत्म हो गई। चंद्रकला बोली, धोखा सिर्फ तुम दे सकती हो, अब तुम्हारा वक्त आ गया। उसने आदित्य से कहा, इन दोनों को सजा दो। आदित्य अपने असली रूप में आ गया। दोनों जादूगरनियां भागी तो चंद्रकला ने तीर से उनका काम तमाम कर दिया। आदित्य आजाद हो गया। चंद्रकला उसे लेकर पंतनगर राजा विशाल के पास गई। राजा दो राजकुमार देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, बेटा, ये कौन है? चंद्रकला ने सारी कहानी सुनाई। पिताजी, ये मेरे होने वाले पति है। मैं राजकुमार नहीं, राजकुमारी हूं, सुबोधन की बेटी हूं। आप जानते हैं, मेरे पिता और बसंतपुर की दुश्मनी है, मुझे भागना पड़ा। अब आपको पिता मान लिया है। आप चाहे तो मेरी शादी करा दें या मेरे पिता जैसा बर्ताव करें। राजा विशाल परेशान हो गया कि जिसे उत्तराधिकारी बनाया वो राजकुमारी निकली। फिर उसने चंद्रकला को बेटी मान लिया। बोला, बेटी, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? तूने मुझे जिंदगी दी, मैं तुझे उत्तराधिकारी बना चुका हूं। रही तेरे पिता की बात, वो तुझे जरूर स्वीकार करेंगे। मैं उन्हें शादी में बुलवाऊंगा। राजा ने शादी का दिन तय कर दिया और आसपास के सारे राजाओं को न्योता भेजा। सुबोधन और चंद्रसेन को भी बुलाया। शादी के दिन सुबोधन बोला, ये लड़की मेरी बेटी जैसी लगती है, पता नहीं कहां चली गई। आज मिलती तो मैं भी उसकी शादी धूमधाम से करता। विशाल बोला, मान लो ये तुम्हारी बेटी है और आशीर्वाद दो। सुबोधन आशीर्वाद देने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चंद्रकला बोली, पिताजी, मैं आपके आंसू नहीं देख सकती। मैं आपकी बेटी चंद्रकला हूं, मुझे सजा देना चाहे तो दे सकते हैं। सुबोधन बोला, मैं अपनी बेटी को सजा कैसे दूं? तूने भागकर अच्छा किया, मेरी आंखें खोल दी, शादी हो गई। आदित्य अपने नगर गया। उसके पिता उसे लेने आए। सुबोधन का भी कोई दूसरा बच्चा नहीं था।
उसने आदित्य को अपना राज्य सौंप दिया और बोला, बेटा, तुमने खानदानी दुश्मनी हमेशा के लिए मिटा दी। इस तरह आदित्य और चंद्रकला को 3 राज्यों का जिम्मा मिल गया। वो खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे। सोहन लाल नाम का एक किसान पृथ्वीपुर गांव में रहता था। सोहन जैसे तैसे खेती बाड़ी करके अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सोहन लाल की बेटी सुगमा, जो कि अब विवाह योग्य हो चुकी थी, जबकि सोहन लाल का बेटा बांके अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वैसे तो सोहन लाल के पास खेती की जमीन बहुत कम थी। अपनी जमीन में खेती के अलावा वह गांव के दूसरे बड़े किसानों के खेतों में भी काम किया करता था। इस काम में उसका बेटा बांके भी उसका पूरा साथ देता था। बाप बेटा दोनों कड़ी मेहनत करते, परंतु फिर भी उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। सोहनलाल की बेटी सुगमा, जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी, सोहन को अक्सर उसकी शादी की चिंता सताती रहती थी। उसकी बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से मांगे जाने वाले दहेज को न दे पाने के कारण अभी तक उसकी बेटी कमवारी ही थी। अब सोहन के पास दहेज देने के लिए पैसे तो थे नहीं। वह अक्सर इसी चिंता में लगा रहता कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। एक दिन जब वह खेतों से काम करने के बाद रात को अपने घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आप कहां पर रह गए थे? सोहन कहने लगा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज काम कुछ ज्यादा था, वही निपटा कर आ रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूं। सोहन ने कहा, अरे नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, वैसे भी कुछ खास भूख नहीं लगी। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे, आपने तो आज सुबह भी ढंग से खाना नहीं खाया था और फिर पूरे दिन इतना काम किया, थोड़ा सा तो खा लीजिए। परंतु फिर भी सोहनलाल ने खाना खाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रही हूं, आप ना तो ठीक से खाना खाते हैं और ना ही ठीक से किसी से बात करते हैं। आप इतने गुमसुम क्यों रहने लगे हैं? आखिर बात क्या है? मुझे भी तो बताइए। परंतु सोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर उसकी पत्नी के कई बार पूछने पर सोहनलाल कहने लगा, अब हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी है और तुम्हें तो पता है कि इसके लिए जितने भी रिश्ते आते हैं वे कितना दहेज मांग रहे हैं। इसी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता अभी तक पक्का नहीं हुआ, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी शादी कैसे करूंगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अरे, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। सोहन कहने लगा, अरे, कैसे होगी शादी भाग्यवान? मैं कैसे चिंता न करूं? आखिर कुंवारी बेटी को कब तक हम अपने घर पर बिठाए रखेंगे? पत्नी कहने लगी, आप जमींदार के पास जाकर उनसे बात कीजिए और कुछ पैसे उधार लेकर आइए। उसके बाद हम उन्हें धीरे धीरे करके उनके पैसे लौटा देंगे। सोहन ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं कल ही जाकर जमींदार साहब से बात करता हूं और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूं। अच्छा, क्या बच्चे सो गए? हां, बस अभी अभी सोए हैं, पत्नी ने कहा। इसके बाद सोहनलाल और उसकी पत्नी भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सोहनलाल उठकर तैयार हुआ और सबसे पहले जमींदार के घर जा पहुंचा। जमींदार ने जब सोहन को आते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाई सोहन, क्या हाल है तुम्हारे? आज इधर कैसे आना हुआ? सोहन कहने लगा, जमींदार जी, बस आजकल हालात ठीक नहीं है। मुझे आपसे एक जरूरी काम था, मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। जमींदार ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें कितने रुपए चाहिए?
सोहन कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मुझे 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 10,000 चाहिए। यह सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, सोहनलाल, इतनी बड़ी रकम भला तुम्हें किस लिए चाहिए? क्या करोगे तुम इन पैसों का? सोहनलाल ने कहा, जमींदार साहब, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, इसीलिए मुझे इस बार कुछ ज्यादा रुपए चाहिए। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको ब्याज समेत सारे रुपए वापस कर दूंगा। जमींदार ने कहा, सोहन, तुम एक बार सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। तुम तो जानते ही हो कि मैं समय का कितना पक्का आदमी हूं। उधार के मामले में मुझे ब्याज बिल्कुल समय पर चाहिए होता है। सोहन कहने लगा, हाँ जमींदार साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बिल्कुल समय पर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर जमींदार सोहनलाल को 10,000 कर्ज के रूप में देने को तैयार हो गया। रुपए लेकर सोहन वापस अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपको पैसे मिल गए? सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं जमींदार से पूरे 10,000 रुपए लेकर आया हूं। अब हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। सोहनलाल ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उस दिन के बाद से सोहनलाल कड़ी मेहनत करने लगा ताकि जमींदार का कर्ज समय पर चुकाया जा सके। इस काम में उसका बेटा भी सोहनलाल का पूरा साथ देता था। कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार अपने 2 लोगों को साथ लेकर सोहनलाल के घर पर आ गया और कहने लगा, क्यों भाई सोहन, इस बार तूने मेरे ब्याज के पैसे नहीं दिए? सोहनलाल ने कहा, जमींदार साहब, मेहरबानी करके मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। इस बार मेरी फसल ज्यादा बारिश हो जाने के कारण खराब हो गई है। पिछले कई महीनों से मुझे खेती में आमदनी भी नहीं हुई। घर का खर्च भी बड़ी ही मुश्किल से चल रहा है। जमींदार कहने लगा, भाई, इस बात से मुझे भला क्या लेना देना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे हर महीने समय पर मेरे ब्याज के पैसे चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 महीने से तुमने ब्याज भी नहीं चुकाया। ऐसे कैसे चलेगा भला? तुम ब्याज तक नहीं दे पा रहे, तुम मेरी असल रकम कैसे वापस करोगे? सोहनलाल कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मेहरबानी करके मुझे थोड़ा समय और दीजिए। मैं आपका सारा पैसा पाई पाई करके लौटा दूंगा। जमींदार गुस्से में धमकाते हुए कहने लगा, देख सोहन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का समय देता हूं। अगर तूने मेरे पिछले कई महीने का ब्याज मुझे नहीं चुकाया तो मैं तुझसे तेरी सारी जमीन छीन लूंगा। यह धमकी देकर जमींदार वहां से चला गया। ये सब बातें सोहन का बेटा बांके भी सुन रहा था। वह कहने लगा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार मुझे यहां से निकलकर बड़े नगर राजधानी में जाने दीजिए। मैं वहां जाऊंगा तो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकूंगा। हो सकता है मुझे राजा के महल में ही कोई नौकरी मिल जाए। इस तरह से हम अपना कर्ज चुका सकेंगे। सोहनलाल अपने बेटे बांके से कहने लगा, अरे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं भला तुम्हें दूसरे नगर कैसे भेज सकता हूं? बांके ने कहा, पिताजी, वहां जाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद मैं वहां पर धन कमाने लग जाऊंगा। उसके बाद हम अपना कर्ज भी चुका सकते हैं। यहां पर तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम जमीन है और दूसरों के खेतों में काम करके ज्यादा धन नहीं कमाया जा सकता। ऊपर से खेती के कारण हमें इतना सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। आप मुझे बस एक मौका तो दीजिए। मैं वहां जाकर आपकी सारी समस्याओं को हल कर दूंगा। लेकिन सोहनलाल ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और उसे जाने से मना कर दिया। उससे कहने लगा, तुम यह बड़े नगर के सपने देखना छोड़ दो। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। हम लोगों को यहीं पर रहकर कुछ करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान जमींदार ने कई बार सोहनलाल के घर आकर उसे धमकाया। सोहनलाल जैसे तैसे जमींदार के आगे गिड़गिड़ाकर अपने आप को बचाता रहा। धीरे धीरे अब सोहनलाल का बेटा बांके भी जवान हो चुका था। वह शरीर से हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था।
फिर एक दिन जमींदार सोहनलाल के घर पर आया और उसे अपना कर्ज वापस करने के लिए कहने लगा, परंतु सोहनलाल के पास तो पैसे थे ही नहीं। इस बार जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती सोहनलाल का खेत हड़प कर लिया। दुख के कारण सोहन बहुत ही रोने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अब हम आखिर क्या करेंगे? जमींदार ने तो हमारे सारे खेत भी छीन लिए। अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? पत्नी कहने लगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। अब हम कोई दूसरा काम देखेंगे और खूब मेहनत से पैसे कमाएंगे। खेत नहीं रहे तो क्या हुआ? हम दूसरों के खेतों में काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। अब सोहन और उसका परिवार दूसरे लोगों के खेतों में पूरा दिन काम करता, परंतु इसके बावजूद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। अब सोहनलाल का बेटा बांके, जो कि युवा हो चुका था, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए। कृपया करके आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं दूसरे नगर जाकर खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। आप देखना कितनी जल्दी हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन इस बार भी सोहनलाल ने अपने बेटे की बात नहीं सुनी और उसे डांट कर वापस भेज दिया। तब सोहन की पत्नी सोहन से कहने लगी, आप अपने बेटे को एक मौका तो दीजिए। आखिर हमारा बेटा कितना मेहनती और कितना समझदार है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि राजधानी में जाकर वह अच्छे से काम करेगा। अब तो वैसे भी हमारे पास हमारी खुद की जमीन नहीं है और ना ही हमें यहां पर कोई अच्छा काम मिलता है। कम से कम उसे एक मौका तो देकर देखिए। मुझे तो पक्का यकीन है कि वह हमें निराश नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, सचमुच हमें यहां पर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा। बाकी का राजधानी जाने का इतना मन है तो क्या पता वहां जाकर उसका जीवन भी सफल हो जाए। इसके बाद वह एक बार फिर से जमींदार के पास गया और उससे कुछ रुपए उधार लेकर आया। अपने बेटे को रुपए देते हुए वह कहने लगा, मैंने बहुत ही सोच समझकर एक फैसला किया है कि तुम राजधानी जाओगे, इसीलिए मैं कुछ पैसे उधार लेकर आया हूं। यह पैसे तुम रख लो। बांके कहने लगा, पिताजी, मुझे वहां पर जाने के लिए इतने ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा, तुम यह पैसे अपने पास रखो। एक अनजान नगर में पैसे ही तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें वहां पर पहुंचते ही कोई अच्छा काम थोड़े ही ना मिल जाएगा। ना जाने तुम्हें कितने दिनों तक वहां पर काम की खोज करनी पड़े। ऐसे समय में यह धन ही तुम्हारे काम आएगा। देखो, वहां पर जाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। बांके ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और राजधानी की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद वह राजधानी में पहुंचा। इस बड़े नगर की चमक धमक देखकर बांके हैरान था। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे मकान, घोड़ा गाड़ियों पर घूमते लोग, यह सब देखकर बांके विस्मित सा हो गया। वहां पहुंचकर बांके ने सबसे पहले एक सराय में अपने लिए आसरा ढूंढ लिया और फिर अगले दिन से वह काम की तलाश में घूमने लगा। वह नगर के बाजार में गया और वहां के व्यापारियों से काम मांगने लगा, परंतु एक अनजान नगर में भला उसे काम कौन देता। आखिरकार उसे एक व्यापारी के पास काम मिल ही गया। बाकी को अनाज की बोरियों को उठाकर गोदाम में रखने का काम मिला था। वह अपने इस काम को पूरा मन लगाकर करने लगा। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि एक दिन की बात है, जब बाकी सेठ की यहां पर काम कर रहा था, तभी बाजार में से उस राज्य का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर बांके पर पड़ी। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी ही आसानी से भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा था। वह बांके की ताकत को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। कुछ देर तक वह बांके को काम करते हुए देखता रहा और फिर वह अपने घोड़े से उतरकर बांके के पास गया। कहने लगा, अरे नौजवान, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सेनापति को अपने सामने देखकर बांके एक क्षण के लिए घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, मेरा नाम बांके है। मैं पृथ्वीपुर गांव से आया हूं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई?
तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सेनापति ने जब देखा कि बांके कुछ घबरा गया है तो मुस्कुराकर कहने लगा, अरे नहीं नौजवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मैं तो तुम्हें इतनी मेहनत से काम करता हुआ देखकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम किस तरह से इतनी भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी आसानी से रखते रहे हो। साथ ही तुम्हारा यह लंबा चौड़ा और शक्तिशाली शरीर देखकर मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी दिलवा सकता हूं, जिसमें तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। अच्छी नौकरी और वेतन का नाम सुनकर बांके की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह खुश होकर कहने लगा, कहिए हुजूर, आप मुझसे क्या नौकरी करवाना चाहते हैं? देखो युवक, मैं इस राज्य का सेनापति विक्रम सिंह हूं और मुझे तुम जैसे बलशाली युवकों को अपने राज्य की सेना में भर्ती करने का काम सौंपा गया है। यहां से चलने के बाद तुम्हें कुछ समय के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर तुम्हारी नियुक्ति सेना में कर दी जाएगी। वेतन की तुम चिंता मत करो। सेनापति का प्रस्ताव सुनकर बांके खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सेनापति बांके को अपने साथ ले आया। कुछ दिनों तक सैनिक प्रशिक्षण लेने के बाद बांके को राज्य की सेना में भर्ती कर लिया गया। बांके की लंबी चौड़ी कदकाठी और उसकी शक्ति को देखते हुए उसे महाराज का अंगरक्षक बना दिया गया। अब उसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान था, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। और फिर एक दिन सेनापति से आज्ञा लेकर बांके अपने गांव में गया, जहां अपने माता पिता से मिला। उसके माता पिता यह देखकर बड़े ही खुश थे कि उनका बेटा अब राजमहल में राजा का अंगरक्षक बन गया है। न सिर्फ बांके के माता पिता बल्कि पूरा पृथ्वीपुर गांव अब बांके के ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। सभी गांव वालों ने बांके का बहुत ही आदर सत्कार किया। कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात बांके ने अपने माता पिता से राजधानी में आकर रहने का आग्रह किया, जिस पर उसके माता पिता तैयार हो गए। जब बांके अपने माता पिता के साथ गांव से विदा हुआ तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए आया। इसके बाद बांके अपने माता पिता को लेकर अपने नए मकान में आ गया। कुछ समय के बाद बांके के माता पिता को बांके की शादी की चिंता सताने लगी। होते होते यह बात जब सेनापति को पता चली तो वह बांके के माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पर आया। सेनापति ने बताया कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी बांके से करना चाहते हैं। जब बांके को इस बात का पता चला तो वह इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सका और फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर बांके और सेनापति की बेटी की शादी कर दी गई। इस तरह से बांके अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एक संध्या राघव लकड़हारा जब लकड़ी काटकर जंगल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पुत्र माधव अपनी बहन के साथ द्वार पर खड़ा रो रहा है। राघव ने नजदीक आकर पूछा, माधव बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? माधव ने आंखें पोंछते हुए कहा, पिताजी, मां को न जाने क्या हो गया है। न वह कुछ बोलती है और न ही आंखें खोलती है। चलो भीतर चलकर मां की हालत देखिए। राघव के कदम तुरंत भीतर की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कृष्णा की नब्ज थमी हुई है। हे भगवान, कृष्णा की तो नब्ज ही नहीं चल रही। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। माधव ने फिर पूछा, पिताजी, मां को क्या हुआ है? वह क्यों नहीं बोल रही है? राघव ने भारी मन से कहा, बेटा, तुम्हारी मां अब न कभी बोलेगी और न ही आंखें खोलेगी। वह हमसे बहुत दूर चली गई है। माधव इस बात को समझ नहीं पाया। तब राघव ने कृष्णा की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दी। कृष्णा, तुमने ऐसा क्यों किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम इन अबोध बच्चों का तो कुछ ख्याल किया होता। अब इनकी देखभाल कौन करेगा? कृष्णा की असमय मौत से
राघव अजब उलझन में पड़ गया। दिन भर जंगल में कठोर परिश्रम करता और सांझ ढले लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटता। भूखा प्यासा माधव कहता, पिताजी बहुत भूख लगी है। रत्ना भी भूखी सो रही है। राघव तुरंत ही बच्चों के लिए भोजन बनाने में जुट जाता। बच्चों को खाना खिलाकर जब वह रात को चारपाई पर लेटता तो थकान से उसका शरीर टूटता रहता। वह सोचता, मेरे जीवन की नया ऐसे कैसे चलेगी? बिना मां के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बनाकर खिलाता रहूंगा? दिन रात के अथक परिश्रम से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांव वाले समझाते, राघव ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम इसी प्रकार काम में लगे रहे तो शीघ्र ही बीमार पड़ जाओगे। दूसरा, विवाह कर लो, कम से कम बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। राघव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। सौतेली मां आकर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, यह सोचकर डर लगता है। उसके दिन संघर्षमय बीत रहे थे। एक दिन जब वह शहर से लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने दिशा में जाकर देखा, एक स्त्री रो रही थी। राघव ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं वसुधा हूं। आज ही मेरे पति का देहांत हो गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने आई हूं। राघव के मन में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी भी नहीं रही। क्यों न मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं? इससे उसे भी सहारा मिलेगा और मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली मां मिल जाएगी। उसने वसुधा से कहा, वसुधा, आत्महत्या कायरता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। वसुधा ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? राघव ने शांतिपूर्वक कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। फिर उसने वसुधा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वसुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने का सहारा मिल सकता है। राघव की सारी बातें सुनकर वसुधा गहरे विचारों में डूब गई और फिर बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। वह तत्परता से राघव के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। वसुधा को अपने पिता के साथ देख माधव ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह कौन है? राघव ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारी और रत्ना की नई मां है। नई मां? माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह हमें पहले वाली मां की तरह प्यार करेंगी? हां बेटा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगी और तुम्हारा और रत्ना का पूरा ख्याल रखेंगी। अगले ही दिन गांव वालों की उपस्थिति में राघव ने वसुधा से विवाह कर लिया। गांव वालों ने राघव के निर्णय की प्रशंसा की। राघव ने दूसरा विवाह करके बहुत अच्छा किया। अब उसके बच्चों का ठीक से लालन पालन हो जाएगा। राघव का बिखरा हुआ घर पुनः बस गया। वसुधा ने राघव और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। समय बीतता गया और एक दिन वसुधा ने राघव से कहा, सुनो जी, एक खुशखबरी है। मेरे पांव भारी हैं, क्या तुम मां बनने वाली हो? राघव ने यह सुनकर प्रसन्नता से पूछा। वसुधा के गर्भवती होने की खबर सुनकर राघव बेहद खुश हुआ। वसुधा का सारा ध्यान नवजात कन्या पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे उसने माधव और रत्ना का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया। माधव ने चिंता जताते हुए कहा, नई मां को क्या हो गया है? जब से नन्ही बहन पैदा हुई है वह हमारा ख्याल नहीं रखती। राघव भी वसुधा के बदलते व्यवहार से परेशान था। एक शाम जब वह जंगल से लकड़ी काटकर घर लौटा, उसने देखा कि दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है, रत्ना ने कहा। राघव ने चिंतित होकर पूछा, तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी मां कहां है? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? माधव रोते हुए बोला, पिताजी, हम सुबह से भूखे हैं। जब हमने नई मां से रोटी मांगी तो उसने हमें मार दिया। राघव ने तुरंत बच्चों को लेकर वसुधा से सवाल किया, वसुधा, क्या यह सच है जो ये बच्चे कह रहे हैं?
वसुधा गुस्से में बोली, नास बेटे, बाप को सिखा पढ़ा दिया। राघव ने शांत स्वर में कहा, वसुधा, बच्चों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। वसुधा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, मैंने मारा था। ये हमेशा खाने को रोटी मांगते रहते हैं, जैसे इनके बाप ने मुझे नौकरानी बना रखा है। राघव ने समझाने की कोशिश की, वसुधा, दीपा की तरह यह दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हैं, वसुधा ने तीखे स्वर में कहा। राघव ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने इन्हें फिर से लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, आज से मैं ही बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा। राघव ने उसी समय खाना बनाने की तैयारी शुरू की और सोचा, वसुधा को पहचानने में मैंने बड़ी भूल कर दी। अब वह माधव और रत्ना का लालन पालन नहीं करेगी, बल्कि उन्हें परेशान करेगी। खाना बनाने के बाद राघव ने भूखे माधव और रत्ना को भोजन कराया। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। माधव, रत्ना और दीपा बड़े हो गए थे। वसुधा दीपा से तो बहुत प्यार करती, लेकिन माधव और रत्ना से नफरत करती थी। माधव और रत्ना केवल राघव के प्यार के सहारे बड़े हुए। एक दिन जंगल की ओर जाते हुए राघव ने वसुधा से कहा, वसुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में ले आना। राघव के जाने के बाद वसुधा खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही उसने खाना बनाया, उसकी बेटी दीपा ने आकर कहा, मां, मैं पासी के बाग से फूल तोड़ने जाना चाहती हूं। वसुधा ने हंसते हुए कहा, तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा खुशी से उछलती कूदती बाग की ओर चली गई। फिर वसुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और माधव से कहा, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, जाओ, ये खाने की पोटली उन्हें दियाओ। माधव ने हिचकिचाते हुए कहा, मां, जंगल में तो भयानक जानवर रहते हैं, मुझे वहां जाने में डर लगता है। वसुधा ने क्रोध में कहा, 16 साल का हो गया है तू और अभी तक जानवरों से डरता है? अकेले जाने में डर लगता है तो रत्ना को भी साथ ले जा। माधव ने कहा, क्या आप रत्ना को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? वसुधा ने गुस्से में कहा, नास बेटे, दिन भर बकर बकर करते रहते हो, आज थोड़ा सा काम बता दिया तो परेशानी हो गई। जाओ, अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुधा की धमकी सुनकर माधव और रत्ना सिहर गए। रत्ना ने चुपचाप वसुधा से खाने की पोटली ले ली और माधव का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। वे मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मेरी और रत्ना की जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग में से निकलकर उनसे बोली, तुम दोनों कहां जा रही हो? माधव ने उत्तर दिया, हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। दीपा ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। माधव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीता होते हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दीपा ने दृढ़ता से कहा, मैं शेर चीतों से नहीं डरती। उसने जिद करके रत्ना से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल पड़ी। रत्ना ने चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा भैया? माधव ने उत्तर दिया, दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो मां से हमारी शिकायत कर देती। अब तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल से लौटने की प्रतीक्षा करें। अतः वे दोनों बाग के बाहर ही बैठ गए। दूसरी ओर दीपा अपनी मस्ती में जंगल की ओर बढ़ी चली जा रही थी। दीपा जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए वह जंगल के रास्तों से अनजान थी। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वह अपने पिता राघव को नहीं ढूंढ पाई। दीपा ने चौंकते हुए कहा, ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूं। दूसरी ओर जंगल में राघव भूख से व्याकुल होकर सोच रहा था, क्या बात है, वसुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची? बाग के बाहर बैठे माधव और रत्ना भी परेशान थे। रत्ना ने कहा, भैया, बहुत देर हो गई, दीपा को अब तक तो जंगल से लौट आना चाहिए था, कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गई?
माधव ने कहा, हाँ रत्ना, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो मां हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अतः माधव और रत्ना जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। उधर जंगल में भटकती दीपा को अब डर लगने लगा था। वह भयभीत होकर जंगल में बड़ी चली जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझे इस मकान में जाकर गृहस्वामी से मदद मांगनी चाहिए। वे जरूर जंगल का रास्ता जानते होंगे। यह सोचकर वह उस मकान की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, धकेल कर अंदर आ जाओ। दीपा ने डरते हुए दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा था। दीपा ने उस बूढ़े से मदद मांगी। बाबा, क्या आप मुझे इस जंगल का मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं, पर पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा, बाबा ने कहा। दीपा ने झाड़ू उठाया और घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे की सफाई करने के बाद वह थक गई। जैसे ही वह दूसरे कमरे में पहुंची, उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, पहले पोटली का खाना खा लूं, फिर सफाई करूंगी। दीपा ने पोटली खोली और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर उसने झाड़ू एक कोने में रख दिया और वापस बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, मैंने सारे मकान की सफाई कर दी है। अब आप मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बाबा क्रोध से भड़क उठे। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है। जा, इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई और कुकड़ों को करने लगी। उधर माधव और रत्ना दीपा की खोज करते हुए उसी मकान के बाहर पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बाबा बैठा है। माधव ने कहा, बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में अवश्य सहायता करूंगा, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम, बाबा? माधव ने पूछा। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल से लकड़ियां काटकर लानी होंगी, बाबा ने कहा। माधव ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काटकर लाता हूं। बाबा से कुल्हाड़ी लेकर माधव ने कहा, बाबा, मैं अपनी छोटी बहन रत्ना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माधव यह सुनकर जंगल की ओर निकल गया। दूसरी ओर थका हारा भूखा राघव घर पहुंचा और बोला, वसुधा, आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियां काटता रहा। वसुधा ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह ही माधव और रत्ना को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। राघव ने गुस्से में कहा, क्या तुमने उन छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा? वे तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। वसुधा के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन दीपा बेटी कहां चली गई? वह भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। राघव उल्टे पांव घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उधर माधव जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। माधव ने चौंक कर चारों ओर देखा। यह आवाज कहां से आ रही है? तभी आवाज पुनः आई, भाई, सोच में मत पड़ो। तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी है। मैं उसमें बंद हूं। कृपया मुझे बाहर निकाल दो। माधव ने पेड़ के पास पड़ी बोतल को देखा और बोला, ओह, इसमें तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है। उसने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल उसे एक बड़े जिन की हंसने की आवाज सुनाई दी। जिन ने कहा, जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? माधव ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता।
जिन ने कहा, तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे इस बोतल से निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। हाँ बच्चे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधव ने सोचा, मुझे जल्दी ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना यह जिन सचमुच मुझे खा जाएगा। उसने जिन से कहा, जिन भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने विशालकाय हो, भला इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो? अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। जिन बोला, अरे बालक, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहकर जिन बोतल में घुस गया और माधव ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। यह देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया, अरे यह क्या किया? जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो ताकि मैं बाहर आकर तुम्हें खा सकूं। मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो, जिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माधव ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। जिन ने विवश होकर कहा, मुझ पर विश्वास करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। माधव ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। जिन ने चालाकी से कहा, तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और रत्ना को नहीं छुड़वाना चाहते हो? तुम जिस बूढ़े के पास अपनी बहन रत्ना को छोड़कर आए हो वह एक जादूगर है। वह लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भूनकर खाता है और तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी के कब्जे में है। उसने उसे भी मुर्गी बना दिया है और तुम्हारी बहन रत्ना को भी। यदि तुम मुझे इस बोतल से पुनः निकाल दोगे तो मैं उस बूढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़वा सकता हूं। माधव ने संजीदगी से कहा, तब तो मैं अभी तुम्हें बोतल से बाहर निकालता हूं। माधव ने पुनः बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, माधव, यह पारस पत्थर है। इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वह चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। माधव ने जिन से पारस पत्थर लेकर रख लिया। फिर जिन ने माधव से कहा, माधव, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है उस बोतल को ले जाओ और बूढ़े के पास जाकर इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से बूढ़ा तत्काल मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माधव ने कृतज्ञता से कहा। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। माधव जल्दी ही बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा बोला, क्या तुम लकड़ियां लेकर आए हो? माधव ने तीव्रता से उत्तर दिया, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? छोकरे, तू क्या बक रहा है? तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। माधव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बूढ़ी के माथे पर बोतल से प्रहार कर दिया। उसी समय बूढ़ी की मृत्यु हो गई। अगले ही पल रत्ना और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, रत्ना, तुम ठीक हो? माधव ने चिंता से पूछा। हाँ भैया, हम ठीक हैं। उस बूढ़े ने जादू से हमें मुर्गियां बना दिया था। उसके मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और हम अपने असली रूप में वापस आ गए, दीपा ने उत्तर दिया। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। माधव ने राहत की सांस ली। वह रत्ना और दीपा को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में उनके पिता राघव मिल गए। पिताजी, बच्चों ने खुशी से पुकारा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोसने आया हूं, राघव ने कहा। पिताजी, आज अगर माधव भैया हमें बूढ़े जादूगर से ना बचाते तो वह हमें भूनकर खा जाता, दीपा ने कहा। कौन बूढ़ा जादूगर? राघव ने हैरान होकर पूछा। माधव ने विस्तार से राघव को बूढ़े जादूगर के बारे में बताया। सारी बात जानकर राघव ने तीनों को अपनी छाती से लगा लिया। चलो बच्चों, रात हो गई है, अब घर चलें, राघव ने कहा। घर जाकर राघव ने वसुधा को विस्तार से सारी बात बताते हुए कहा, वसुधा, जिस माधव से तुम इतनी घृणा करती थी उसी माधव ने तुम्हारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने माधव और रत्ना को अपना न समझकर बहुत भारी भूल की है, वसुधा ने पछताते हुए कहा। दूसरे दिन जब राघव कुल्हाड़ी लेकर
जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो माधव ने कहा, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यह पारस पत्थर है, इसके कारण हम जल्दी ही धनवान हो जाएंगे। माधव ने पारस पत्थर को राघव की कुल्हाड़ी से छू दिया। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई, राघव ने हैरानी से कहा। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच पारस पत्थर के कारण वे लोग शीघ्र ही धनवान हो गए और राघव सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। हरिपुर में रह रहे वृद्ध रामदास की एक पुत्री थी प्रभा, जो जन्म से ही मूक थी, किंतु वह श्रवण सक्षम थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से अत्यधिक स्नेह था। वे दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंतपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर के द्वार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु वसंतपुर में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंतपाल सिंह को ऊंचे दामों पर चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन अर्जित कर लूंगा। तब तुम मुझसे विवाह करोगी प्रभा? प्रभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगी, नंदू बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट पालता है। वह मुझे कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी ओर नंदू भी बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तो उसके संकेतों की भाषा भी समझ लेता हूं। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता वृद्ध रामदास भी अपनी मूक बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहता था। दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन वृद्ध रामदास जब अपने खेतों से लौटकर अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है, तो वह नंदू को बुलाकर घर लाई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य जी को बुलाकर लाया, किंतु वैद्य जी की औषधियों का रामदास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं चाहता था कि तेरी शादी कर दूं और फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक मित्र शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई अच्छा प्रबंध कर देगा और तेरा विवाह भी करवा देगा। उसी दिन रामदास का निधन हो गया। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार किया। नंदू की मां ने मूक प्रभा को बहुत ढांस दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने पूछा, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों में नंदू को बताया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया, क्या तुम यहां नहीं रह सकती? प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी चिंता न करे, वह चली जाएगी। जब प्रभा राजापुर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वह बहुत डर गई। असल में
राजापुर में पिछले 2 दिनों से एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कई गांववासी मर चुके थे। हर जगह मृत्यु का तांडव देखकर प्रभा एक जगह पर रुक गई। उसे एक झोपड़ी में किसी के कराहने की तेज आवाज सुनाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी, तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहां आ पहुंची है। वह व्यक्ति बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूं बेटी। एक समय था जब मैं दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, पर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। क्या तुम थोड़ी सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है उसे मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने कमंडल उठाया और तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची। लेकिन यह क्या? तांत्रिक शंखनाद तो पहले ही मर चुका था। प्रभा ने देखा कि वह मर चुके हैं। अब वह सोचने लगी, अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? प्रभा को बहुत प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी! सरदार, जल्दी आओ, देखो तो यहाँ एक छोकरी है। असल में राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए थे। ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल की एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार ने कहा, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभा ने सोचा, ओह, मैं सचमुच बोलने लगी हो। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे, भगवान करें तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी आंखें फूट जाएं। इतना कहते ही डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही है। सरदार के साथी घबराकर बाहर निकल आए और अपने साथियों को चिल्ला चिल्लाकर बताने लगे, साथियों, अंदर जो लड़की है वह कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार लंगड़ा हो जाए और वह लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए और वह अंधा हो गया। हमें यहां से भाग जाना चाहिए। बाकी सब डाकू वहां से भाग गए। अब वहां पर केवल प्रभा और वह अपाहिज डाकू ही रह गए थे। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। प्रभा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं? तुम तो चल भी नहीं सकते। इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हो। प्रभा की बात पूरी होते ही डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा ने सोचा, वाह, यह तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्द ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और वसंतपुर गांव में पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है।
यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन कौन हो तुम? प्रभा ने उत्तर दिया, मैं एक परदेसी हूं बाबा। रात भर के लिए मुझे यहां शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी। इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर, जो भी प्राणी दिखाई दे, उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारी घोड़ी को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारी घोड़ी को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे, क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा आनंदपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा न मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारी घोड़ी को न ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो देखा वहां बहुत भीड़ थी और वह विशालकाय राक्षस मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची। वे बोले, क्या कहते हो, एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, यह मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही यह कोई मायावी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा आनंदपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से प्रभा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा आनंदपाल सिंह चिंतित हो गए और विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री विचारसेन ने कहा, मेरे विचार से
हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब यह महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा आनंदपाल सिंह और सेनापति को बता दी। यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचारसेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रभा को रहने के लिए एक शानदार महल और सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा आनंदपाल ने महामंत्री विचारसेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रभा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करें कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा आनंदपाल की गिरादों से बेखबर प्रभा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा आनंदपाल सिंह ने फिर से प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। और प्रभा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा आनंदपाल सिंह और उनके महामंत्री विचारसेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह महामंत्री, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी